जय हिंद दोस्तों। क्लास 8th एनसीईआरटी के चैप्टर 8 वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म पर बात कर रहे थे हम लोग। और लास्ट के लेक्चर में हमने देखा कि किस तरीके से आज से 200-300 सालों पहले इंडिया की जो सोसाइटी है वो किस तरीके की थी, कौन कौन सी कुरीतियाँ थी और उन्हें हटाने का किस तरीके से प्रयास किया गया। इन चीज़ों पर हमने बात की और जो समाज सुधारक है, जो सोशल रिफॉर्मर है, उनके विषय में हमने समझा। सबसे पहले हमने बात की राजा राम मोहन रॉय की, जिन्हें पुनर्जागरण का पितामह यानी फादर ऑफ इंडियन रेनेसा कहा जाता है। और इसके विषय में हमने डिटेल से समझा कि किस तरीके से राजा राम मोहन रॉय काफ़ी लर्नेड पर्सन होते हैं और लिंग्विस्ट होते हैं, बहुत सारी भाषाओं का इन्हें ज्ञान है। और 1829 में इनके प्रयासों से विलियम बेंटिक के द्वारा सती को बैन कर दिया जाता है। और इसके बाद हमने बात की ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, जो सबसे पहले इस बात पर चर्चा करते हैं और यह मुद्दा उठाते हैं कि विडोज भी रिमेरी कर सकती हैं। और इस तरीके से जो समाज की एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर इशू है, इन्हें चर्चा में लाने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हमने बात की कि किस तरीके से अलग अलग जो सोशल रिफॉर्मर हैं उनके द्वारा गर्ल्स के लिए भी स्कूल और बाकी कॉलेजेस वगैरह के प्रावधान किए गए। और इसमें हमने बात की कि ज़्यादातर जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ हैं उन्हें कन्फाइंड हाउसेज में शिक्षा मिल रही थी। उनमें से जो महिलाएं थी उन्हें जैसे यहाँ पे अगर आप बात करें रस सुंदरी देवी की, तो ये भी अपने घर में कैंडल लाइट से अपने ज्ञान को हासिल करती हैं। और इस तरीके से देखने को मिलता है। और देखिए वुमेन राइट अबाउट वुमेन, यानी बहुत सारी जो वुमेन हैं वो बाकी वुमेन्स के बारे में लिखती हैं, उनकी सिचुएशन को सोसाइटी के सामने लाने का प्रयास करती हैं। तो अर्ली 20th सेंचुरी में मुस्लिम वुमेन लाइक द बेगम्स ऑफ भोपाल प्लेड अ नोटेबल रोल इन प्रमोटिंग एजुकेशन अमोंग वुमेन, यानी महिलाओं में शिक्षा के प्रसार के लिए जो भोपाल की जो बेगम है उनके द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया जाता है। बेगम रुकैया सखावत हुसैन स्टार्टेड स्कूल टू मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कलकत्ता। तो यहाँ पे भी गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन किया जा रहा है। 1880s के दशक तक आते आते इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटीज़ में एंटर करती हैं। बहुत सारे जो वुमेन हैं वो डॉक्टर बनती हैं, कुछ टीचर बनती हैं और बहुत सारे वुमेन यहाँ पे लिखती हैं सोसाइटी को जो इम्पोर्टेंट कोर इशू जो सोसाइटी में चल रही, जो समस्याएं चल रही हैं उनके विषय में और ज़्यादा बातें प्रकाशित करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ताराबाई शिंदे के बारे में बताया जा रहा है। ये एक वुमेन एजुकेटेड होती हैं जो पूना के होम में एजुकेटेड होती हैं और ये एक बुक लिखती हैं स्त्री पुरुष तुलना। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ये कंपैरिजन किया गया वुमेन एंड मेन के बीच और इनके सोशल लाइफ और हर स्फेयर से ये कंपैरिजन देखने को मिलता है। और जो सोशल डिफरेंसेस जो कि सोसाइटी के द्वारा क्रिएट किए गए हैं मेन और वुमेन के बीच, इन्हें क्रिटिसाइज करने का कार्य किया जाता है। इसी तरीके से पंडिता रमाबाई जो कि एक ग्रेट स्कॉलर है संस्कृत की, उन्हें लगता है हिंदुइज्म वाज ऑप्रेसिव टुवर्ड्स वुमेन एंड रोट अ बुक अबाउट द मिजरेबल लाइव्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन। तो इनके द्वारा कहा जाता था कि हिंदुइज्म ऑप्रेसिव है वुमेन के लिए और मिजरेबल लाइफ है अपर कास्ट हिंदू वुमेन की। तो इस तरीके से जो अलग अलग कोर इशूज़ है आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग समाज सुधारक हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला, इनके द्वारा जो बातें की जाती है सभी को इक्वल स्टेटस देने की। जो आज की डेट में अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में आप देखें तो हमारे संविधान के द्वारा इसे आर्टिकल्स के थ्रू दिया भी गया है, फंडामेंटल राइट के थ्रू भी इक्वलिटी की बात की गई है। इन चीज़ों को बढ़ाने का कार्य इनके द्वारा अलग अलग माध्यमों से किया जा रहा था। इनके द्वारा विडोज़ होम भी पूना में इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि विडोज़ को शेल्टर मिल सके, क्योंकि उनके हस्बैंड्स के रिलेटिव्स के द्वारा बैडली ट्रीट किया जाता था। इन जगहों में वुमेन को ट्रेन भी किया जाता था ताकि वो खुद को इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सकें। और देखिए इस तरीके से बिल्कुल यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन है हर सोसाइटी के अंदर जो देखने को मिलता है वो कभी भी इन बातों का समर्थन नहीं करते थे, विरोध करते थे। फॉर इंस्टेंस मैनी हिंदू नेशनलिस्ट फेल दैट हिंदू वुमेन वर एडॉप्टिंग वेस्टर्न वेज एंड दैट दिस वुड करप्ट हिंदू कल्चर एंड इरोड फैमिली वैल्यूज़। तो यहाँ पर भी विरोध देखने को मिलता है बहुत सारे लोगों के द्वारा जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के होते हैं, जिन्हें लगता है कि इक्वलिटी नहीं होनी चाहिए और इस तरीके से वो विरोध करते हैं। परंतु देखिए सोसाइटी की बात है और कई सालों पहले की बातें हैं, तो अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग कंटेक्स्ट हर एक चीज़ का देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से आप 19th सेंचुरी के एंड में देख सकते हैं वुमेन वर एक्टिवली वर्किंग फॉर रिफॉर्म। तो इस तरीके से सुधार का कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा था। महिलाएं पुस्तकें लिखती हैं, मैगजीन्स एडिट करती हैं, स्कूल्स वगैरह इस्टेब्लिश करती हैं और ट्रेनिंग सेंटर को इस्टेब्लिश करते हैं। इसके अलावा वुमेन एसोसिएशन भी सेटअप किया जाता है। अर्ली 20th सेंचुरी में पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप भी बनाया जाता है महिलाओं के द्वारा
टू पुश थ्रू लॉज फॉर फीमेल सफरेज, यानी जो राइट टू वोट है वो महिलाओं के लिए एक्सटेंडेड नहीं था शुरुआत में, परंतु कई सारे एसोसिएशन बनाए जाते हैं कि महिलाओं को भी, वुमेन्स को भी वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए। और बेटर हेल्थ केयर, एजुकेशन फॉर वुमेन, इन सभी चीज़ों में इक्वल स्टेटस की डिमांड की जाती है महिलाओं के अलग अलग संगठनों के द्वारा। और 20वीं सेंचुरी में कई सारे नेशनलिस्ट लीडर जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, यह भी अपना ओपन सपोर्ट दिखाते हैं महिलाओं के लिए। ना बात करते हैं लॉज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। तो देखिए, चाइल्ड मैरिज एक काफ़ी कॉमन इशू था 19वीं सेंचुरी और इससे पहले के समय में। अगर आप देखें तो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के बाद और जो पुस्तकें अलग अलग तरीके से प्रकाशित होने लगी, इन माध्यमों से भी जो स्ट्रेंथ है रिफॉर्म मूवमेंट में वो देखने को मिला। पीपल ने चैलेंज किया जो इस्टेब्लिश कस्टम है जैसे चाइल्ड मैरिज, उनका विरोध किया गया। और चाइल्ड मैरिज के तहत, चाइल्ड मैरिज को रोकथाम के लिए 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट भी पास किया जाता है। और इस एक्ट के तहत यह प्रावधान किया जाता है, नो मैन बिलो द एज ऑफ 18 एंड वुमेन बिलो द एज ऑफ 16 कुड मैरी। तो इस तरीके से मिनिमम जो एज है मैरिज की वह भी इसके थ्रू इस्टेब्लिश की जाती है। दोस्तों, ना बात करते हैं कास्ट और सोशल रिफॉर्म की। तो बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर के द्वारा कास्ट इनइक्वलिटीज़ को लेके क्रिटिसिज्म किया गया। जैसे राजा राम मोहन रॉय ने ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया जो कि कास्ट को लेकर क्रिटिकल है, कास्ट सिस्टम का विरोध करती है। इसी तरीके से प्रार्थना समाज में भी ट्रेडिशन ऑफ भक्ति दैट बिलीव्ड इन स्पिरिचुअल इक्वलिटी ऑफ ऑल कास्ट, यानी जो भक्ति मूवमेंट का जो मेन विचारधारा थी वो यह थी कि सभी कास्ट में समानता देखने को मिलती है। और इस तरह की बातें भी प्रार्थना समाज के द्वारा प्रमोट की गई। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई, ईयर बताना है, प्लस इनसे कौन कौन से लोग एसोसिएटेड हैं, इनके फाउंडर्स आपको बताने हैं। देखिए, ये सभी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर कर दी हैं जो अलग अलग सोशो रिलीजियस मूवमेंट है इंडिया में, जिसमें से प्रार्थना समाज एक काफ़ी प्रमुख भूमिका इसने भी निभाई है। तो इस पर हमने अलग से डिटेल में बात की है और उन सभी वीडियोज़ को आप हिस्ट्री प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से बॉम्बे में परमहंस मंडली इस्टेब्लिश की जाती है 1840 में, जो कि कास्ट के अबोलिशन को लेकर के काफ़ी प्रमुख कार्य करते हैं। और इसी तरीके से और भी जो रिफॉर्मर और मेंबर हैं और अलग अलग तरीके की सीक्रेट मीटिंग कराई जाती हैं, और ताकि जो कास्ट में जो अलग अलग टैबूज देखने को मिलती हैं, फूड एंड टच, इन चीज़ों में इनसे छुटकारा प्राप्त किया जा सके। दोस्तों, ना बात करते हैं डिमांड्स फॉर इक्विलिटी एंड जस्टिस की, यानी समानता और न्याय को लेकर के किस तरह की विचारधाराएं समाज में देखने को मिल रही थी 19वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ में। तो देखिए, सेकेंड हाफ 19वीं सेंचुरी का जो सेकेंड हाफ का टाइम पीरियड था, इसमें पीपल फ्रॉम विद इन द नॉन ब्राह्मण कास्ट बिगेन ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड डिमांडेड सोशल इक्विलिटी एंड जस्टिस। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर, यानी कास्ट के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा था उसे खत्म करने का, और जस्टिस, एक इक्वल जस्टिस और इक्विलिटी की बातों को प्रमोट करने की विचारधाराएं देखने को मिल रही थी। जैसे जो सतनावी मूवमेंट है सेंट्रल इंडिया में, जो कि गुरु घासीदास के द्वारा फाउंड किया गया था, ये लेदर वर्कर के स्टेटस को इंप्रूव करने का कार्य करते हैं और इनके लिए मूवमेंट भी ऑर्गेनाइज करते हैं। इसी तरीके से जो ईस्टर्न बंगाल है, वहाँ पे हरिदास ठाकुर माटुआ सेक्ट जो कि चांडाल कल्टिवेटर्स के लिए कार्य करते हैं और इनके सोशल कंडीशन को भी इंप्रूव करने का प्रयास करते हैं। हरिदास क्वेश्चन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट दैट सपोर्ट द कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम को लेकर के जो भी बातें देखने को मिल रही सोसाइटी में, उनका विरोध किया जा रहा था। इसी तरीके से आज के डेट में प्रेजेंट डे केरला में अ गुरु फ्रॉम इजावा कास्ट श्री नारायण गुरु प्रोक्लेम द आइडिया ऑफ यूनिटी फॉर द पीपल। तो लोगों के लिए यूनिटी की भावना के आइडियल्स को प्रोक्लेम करने का कार्य किया जाता है और इनके अकॉर्डिंग ह्यूमन काइंड जो है, जो मानवता है, वो सेम कास्ट से बिलोंग करती है, सेम कास्ट से अपना संबंध रखती है। और इनके द्वारा जो फेमस स्लोगन दिया गया, फेमस स्टेटमेंट इनका है, वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। तो इनका प्रमुख योगदान आप देख सकते हैं कि ये उन हैबिट्स को, उन प्रैक्टिसेस को चेंज करना चाहते हैं जो कि डोमिनेंट कास्ट के द्वारा कंटेम्प्ट किए जाते थे। दोस्तों, ना बात करते हैं ज्योतिराव फुले के विषय में। देखिए, इनके द्वारा जो सबसे फेमस पुस्तक लिखी गई है वो है गुलामगिरी। आपने इसके विषय में ज़रूर सुना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। और देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है ज्योतिराव फुले के विषय में। इनका जन्म 1827 में होता है और ये क्रिश्चियन मिशनरीज़ के द्वारा स्कूल सेटअप किए गए हैं, उनमें ये पढ़ते हैं। ऑन ग्रोइंग अप ही डेवलप्ड हिज ओन आइडियाज़ अबाउट द इनजस्टिसेज ऑफ कास्ट सोसाइटी। तो कास्ट सिस्टम को लेकर के जो भी इनजस्टिसेज थी सोसाइटी में,
इनको लेकर, इन चीज़ों को लेकर इनके विचार देखने को मिलते हैं। और ये ही अटैक द ब्राह्मण क्लेम्स दैट दे वर सुपीरियर टू अदर सिंस दे वर आर्यंस। तो इनके द्वारा इस बात को भी डिसएग्री किया जाता है कि ब्राह्मणिकल कास्ट आर्यंस हैं और सुपीरियर हैं बाकी लोगों से। और इसके बाद यह भी आप देख सकते हैं, ज्योतिराव फुले के द्वारा क्लेम किया जाता है कास्ट इक्विलिटी के विषय में कि सभी कास्ट के लोग एक समान हैं। 1873 में ये एक बुक लिखते हैं गुलामगिरी, जिसका मतलब होता है स्लेवरी। तो लगभग 10 सालों पहले अमेरिकन सिविल वॉर देखने को मिला था और इसमें जो स्लेवरी थी अमेरिका में उसे ख़त्म कर दिया गया था। तो फूले डेडिकेट करते हैं इन बुक्स को उन सभी अमेरिकन्स के लिए जो कि जिन्होंने फ्री स्लेव्स के लिए फ़ाइट किया है, और इस तरीके से ये इंडिया के लोअर कास्ट के साथ लिंकेज इस्टेब्लिश करने का कार्य करते हैं। और इस तरीके से असमानता यानी इनइक्विलिटी के हर फॉर्म का विरोध किया जाता है। नाउ बात करते हैं नॉन ब्राह्मण मूवमेंट की। तो देखिए अर्ली 20th सेंचुरी में नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्ट होता है, और ये जो इनिशिएटिव है ये नॉन ब्राह्मण कास्ट के पीपल्स के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। तो इनमें से आप ईवी रामास्वामी नायकर के बारे में देखिए, पेरियार जिन्हें कहा जाता है, और ये एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। Interestingly, he had been an ascetic in his early life and had studied Sanskrit scriptures carefully। और इनके द्वारा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट फाउंड किया जाता है। यह नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा भी गया है, हु फाउंडेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो आपको नाम ध्यान रखना है, ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार स्वामी भी कहा जाता है। दोस्तों नाउ इन रिफॉर्म मूवमेंट्स का हम लोग क्विक रिकैप करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने ब्रह्मो समाज की बात की। ब्रह्मो समाज, देखिए ब्रह्मो सभा की स्थापना 1828 में होती है, बट आपसे ईयर पूछा जाएगा तो आपको 1828 ही लिखना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्रोहिबिट करती है हर फॉर्म की आइडोलेट्री और सेक्रीफाइस, और जो बिलीव करती है उपनिषद में, और फॉरबेड करती है इनकी मेंबर्स को कि जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं इन्हें क्रिटिसाइज़ करना है। जो कुरीतियाँ देखने को मिलती हैं बेसिकली रिलीजियस प्रैक्टिसेस के थ्रू, उन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। यंग बंगाल मूवमेंट जो कि हेनरी लुवियस विवियन डेरोजियो के द्वारा स्टेब्लिश किया जाता है। देखिए ये सभी नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, यूपीएससी के बहुत सारी परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में पूछे गए हैं, बट इन सभी को मैंने सेपरेटली बहुत डिटेल में कवर किया है, तो उन वीडियो से आप उन्हें डिटेल में समझ सकते हैं। तो हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत की जाती है, और अगेन जो समाज में ट्रेडिशन और कस्टम्स हैं इन चीज़ों पर अटैक किया जाता है। डिमांडेड एजुकेशन फॉर वुमेन एंड कैंपेन फॉर द फ्रीडम थॉट एंड एक्सप्रेशन। इसी तरीके से आपने रामकृष्ण मिशन के विषय में ज़रूर सुना होगा, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है अपने गुरु के नाम पर, रामकृष्ण परमहंस के नाम पर। तो ये जो रामकृष्ण मिशन है ये 1897 में इस्टेब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रार्थना समाज की। तो 1867 में प्रार्थना समाज स्टैब्लिश की जाती है बॉम्बे में, और यहाँ पे भी उसी तरह की जो समाज में कुरीतियाँ हैं इनके विरोध की बात की जाती है। इनकरेज किया जाता है वुमेन के एजुकेशन को, और विडो रीमैरिज को बैन करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वेद समाज की। तो ये स्टैब्लिश की जाती है मद्रास चेन्नई में 1864 में, और जो वेद समाज है ये इंस्पायर्ड होती है ब्रह्मो समाज से। और अगेन यहाँ पर भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और विडो रीमैरिज को प्रमोट करना और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अबॉलिश करना और वुमेन एजुकेशन पर काम करना, इस तरह के गोल्स रखे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अलीगढ़ मूवमेंट की। तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज जो कि इस्टेब्लिश किया जाता है सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 में अलीगढ़ में, जो कि आगे चल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से कहलाता है। और ये जो इंस्टीट्यूशन है ये ऑफर करता है मॉडर्न एजुकेशन और वेस्टर्न साइंसेज जिनमें इंक्लूडेड है टू मुस्लिम्स। द अलीगढ़ मूवमेंट एज इट वाज नॉन हैड एन इनॉर्मस इम्पैक्ट इन द एरिया ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म। और इसी तरीके से सिंह सभा मूवमेंट देखने को मिलता है। रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिख, द फर्स्ट सिंह सभा वाज फॉर्म्ड एट अमृतसर इन 1873 और लाहौर में 1879 में। तो इस तरीके के रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन हर तरीके से देखने को मिल रहे हैं, सोशल लेवल पर भी और रिलीजियस लेवल पर भी। दोस्तों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और देखिए जैसा कि मैंने बताया रिफॉर्म एसोसिएशन, रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बना दी और जिसके साथ में मैंने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं वीडियोज़ के एंड में। तो आप अपने राय अथवा विचार कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।